सो बेसिकली वर्क पर एनर्जी हमारा कंटिन्यू था। वर्क पर एनर्जी में लास्ट हमने कोलिजन स्टार्ट कर दिया हुआ था। ओके, सो आई गेस प्रीवियस लेक्चर हेड ऑन कोलिजन स्टार्ट किया हुआ था। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ लेक्चर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे केसेस जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हुए थे, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने सारा कुछ रिवाइज कर लिया होगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। हमने डिस्कस किया होता है हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन में मैंने सबसे पहले एक बात बताई कि यार कैसा भी कोलिजन हो रहा हो, हम एजम्पशन यही मानेंगे क्या, दे आर मूविंग स्ट्रेट। ठीक है, सो हमारे इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने इसे पॉजिटिव कंसिडर किया है। अब करते क्या है कि जिसका साइन हमें पता होता है, लाइक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि दे आर मूविंग लाइक दिस कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो मैंने बताया यार कि ये वाला पॉजिटिव लिखेंगे बिकॉज ये राइट साइड जा रहा है, और ये लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए नेगेटिव लिखेंगे इसका स्पीड। ठीक है, सॉल्व करने के बाद सपोज कोई वैल्यू लाइक v2 इज देयर, और v2 सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि v2 इज नॉट गोइंग राइट साइड, इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो एक बड़ा ही सिंपल सा assumption था फर्स्ट सॉल्विंग का कोलिजन का। तो कोलिजन में सबसे पहले हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखा था कि इनिशियल मोमेंटम जो है उसको फाइनल मोमेंटम से इक्वेट कर देते हैं पूरे सिस्टम का। तो हमने मोमेंटम इक्वेट कर दिया। फिर हमने देखा कि क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी और बाद में काइनेटिक एनर्जी इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब नॉट ऑलवेज, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोलिजन होता है और कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी लॉस होता है। फिर उसके बाद हमने एक नया टर्म देखा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया हुआ था, और इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, दैट वाज v2 माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस ई टू। ये याद रखना है कि सारे ये जो u v हैं ये सब कुछ विद प्रॉपर साइन हम रखते हैं। फिर हमने ई की बात की थी कि यार ई की वैल्यूज दो हमें याद रखनी है, क्या, इलास्टिक के लिए 1 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 होता है, और बाकी किसी वैल्यूज, बाकी नॉर्मल इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसके लिए बीच में कुछ वैल्यू होगी, वो गिवन होगी या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो अगर आपसे ई कैलकुलेट करने को पूछ रहा है तो हम कैलकुलेट कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर ई गिवन है तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम v1 और v2 निकाल सकते हैं, लाइक बाद में स्पीड कितनी हो गई। ठीक है, अब सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि इसका स्पीड 2 है और इसका स्पीड हमें पता नहीं है, बट हमें पता है कि आफ्टर कोलिजन दे बोथ आर मूविंग विद लाइक स्पीड 4 एंड लाइक 3। तो इसका मतलब इस बार क्या नहीं पता हमें, u2 नहीं पता, 2 की इनिशियल नहीं पता। तो ऐसे केस में फिर हमें दोनों इक्वेशंस ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। कौन सी इक्वेशंस, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की लगा देंगे जिसमें u2 हमें सॉल्व करना है, और एक ई वाली एक इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशंस दी हैं, लाइक ये 2 दिया है, ये 6 दिया हुआ है, और हमसे फाइनल कंडीशन पूछा है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन थी, ये फार्मूला डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। तो सपोज हमें v1 चाहिए, तो फार्मूले का लॉजिक हम याद रख सकते हैं, m1 u1 m2 u2, और यहाँ पे e टाइम्स ऑफ u2 माइनस u1, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। जब हम v2 निकालते हैं तो फिर यहाँ पर u1 माइनस u2 लिखते हैं। इसके बाद हमने बताया कि प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी भी लॉस हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इसका भी फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के दो परफेक्ट एग्जांपल्स देखे कि कैसे सॉल्विंग होने वाली है इनकी। तो एक रिजल्ट निकल के आया जो हमें याद रखना है, क्या, यार इलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होती है। और एक चीज मिलने देखने को मिलती है, कौन सी इंपॉर्टेंट, कि यार परफेक्टली इन इलास्टिक में दोनों की फाइनल स्पीड सेम आती है, मतलब दे बोथ मूव टुगेदर। फिर हमने एक पार्ट देखा, क्या, कोलिजन विद बिगर ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें हमने बात की कि अगर बिगर ऑब्जेक्ट्स को कोलिजन है तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज नहीं करते हैं, ऑल्दो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ऐसा नहीं मार्क कर देंगे कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्या मोमेंटम कंजर्व है, बट वी डोंट यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। हम सीधे सॉल्व करते हैं कि
ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, तो स्पीड सीधा किसका चेंज होगा, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है। तो हमने देखा कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर हमने v स्पीड से थ्रो किया तो वो रिबाउंड करेगा e टाइम्स ऑफ v से। तो ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद है क्या, सबको याद है सारे फॉर्मूले जैसे मैंने बताया, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये तीनों। उसके बाद ये भी लॉजिक याद रखना है कि यार परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बिगर ऑब्जेक्ट से कोलिजन हो रहा है लाइक वॉल या ग्राउंड से, तो जस्ट रिबाउंड स्पीड हम निकाल सकते हैं और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सिंपली निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर ये एक बहुत स्पेशल केस और बहुत ही अच्छा केस था कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर मासेस कोलाइड, तो इसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर इलास्टिक है कोलिजन और सिमिलर मासेस हैं तो क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली थी कि दे विल स्विच दियर वेलोसिटीज। और इसका मैंने एग्जांपल एक न्यूटन्स कर्डल जो न्यूटन्स पेंडुलम है वो बताया था आपको कि किस तरीके से बीच वाले ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पे फील आते हैं और एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ आपको वहां पर दिखता है। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी हमने बताया कि अगर दो सेम मासेस में परफेक्टली इनइलास्टिक हो रहा है मतलब स्पीड क्या हो जाएगी उनकी, एवरेज टाइप, हाफ दोनों की। और काइनेटिक एनर्जी लॉस भी हमने यहाँ पे निकाल दिया था। इस तरीके से फिर हमने एक एग्जांपल भी देखा कि कैसे दोनों को फॉर्मूले से या फिर नॉर्मल सॉल्विंग कर सकते हैं। तो आज हम एग्जांपल्स ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो, अदरवाइज विल स्टार्ट द एग्जांपल्स। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक जो भी कोलिजन में सीखा हमने? ऑफ कोर्स डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर की हुई हैं। ओके लेट्स सी, चल एग्जांपल कर लेते हैं। सो सपोज there are two objects like this is 4 kg moving with 2 meter per second and another object of 6 kg, it is moving towards this side with 4 meter per second. Okay, after collision ठीक है, सपोज आफ्टर कोलिजन सिचुएशन ये है that this one is moving with a speed of let's say 3 meter per second, not 3, let's say 1 meter per second. This one 4 kg. Okay, and we do not know about the second one कि 6 kg का क्या हुआ, हमें नहीं पता है। तो हमें बताना है कि अगर हमें ऐसा एक सिनेरियो दिया हुआ है देन फाइंड द टाइप ऑफ कोलिजन। क्लियर? देखिए, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो हमें टाइप ऑफ कोलिजन बताना है कि कौन सा कोलिजन हुआ है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है बताइए? ई फाइंड करना है। वेरी गुड, ई फाइंड करना है। तो यार ई के फॉर्मूले में तो u1 u2 v1 v2 रहते हैं, तो अभी हमारे पास क्या नहीं है? v2 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फाइंड द टाइप ऑफ कोलिजन, हमें टारगेट तो ई फाइंड करना है लेकिन हमें v2 नहीं है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो यार मुझे लगता है सब समझ आएगा। यस, तो क्या करें यार, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। एग्जाम में ये सब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, जस्ट बिकॉज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एग्जाम में ये पूरे लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और डायरेक्टली आप यूज करो, इसकी आपको हैबिट करनी है। अच्छा एक चीज और, नेक्स्ट मंडे मैं प्रैक्टिस शीट डिस्कस करूंगा, मंडे प्रैक्टिस शीट डिस्कस करूंगा 133 क्वेश्चन नंबर 133 ऑनवर्ड्स।
ठीक है, सो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 ऑनवर्ड्स सॉल्विंग करेंगे। देखिए फाइनल मोमेंटम इट इज m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले 2 वाला तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो 4 × 2 प्लस नेक्स्ट 6 kg वाला मास, डायरेक्शन उसके अपोजिट है, -4 है, इज इक्वल टू 4 वाला आगे की तरफ 1 है, प्लस 6 वाले की हमें पता नहीं है, v2 हमें फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व। 24 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 v2। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कितना हो गया 20, सो 6v2 कितना आ गया -20, डन। सो v2 कितना आ गया -10/3। क्लियर, समझ आया सबको? तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि v2 अभी किस तरफ चल रहा होगा, इस तरफ चल रहा होगा। इसका मतलब क्या फिर से कोलाइड होंगे क्या? नहीं, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि आफ्टर द कोलिजन वो दोनों मूव कर गए होंगे, 6 kg इस तरफ जाने लग गया होगा और 4 kg इस तरफ जाने लग गया है। ओके, सो v2 पता चल गया, देन E इज इक्वल टू क्या होता है यार? v2 minus v1 by u1 minus u2। यस, वेरी गुड। सो बस अब विद साइन रखना है यार, साइन नहीं रखा तो सब गलत हो जाएगा। सो 10/3 माइनस v1 कितना है, प्लस की तरफ है 1, डिवाइड बाई u1 2 है, माइनस u2 -4 था। सो मुझे लगता है अभी सबको समझ में आ गया होगा सिचुएशन क्या होगी, -13/3 ओवर कितना 6। क्लियर? सो ई की वैल्यू कितनी आ गई, -13 ओवर 18। समझ आया सबको? यस सर। ओके गुड। अभी देखो यार ई की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, इससे क्या डिफरेंस आया बताएं? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि ई की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है? बताएं। एनीवन, कोई कमेंट? मतलब आपको देखना है, थॉट के बारे में बताना है कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। देखिए हमें सॉल्व करके ई की वैल्यू, ये तो समझ आया ना सबको फॉर्मूला? क्लियर? यस सर। यस सर। तो सिचुएशन बता कि अगर ई नेगेटिव आ गया तो मतलब इसका मतलब क्या है, ई नेगेटिव आने का मतलब हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये बताएं। कुछ तो कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन में सही गलत कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको बताना है कि अगर नेगेटिव आ गया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बस ये बताना है। देखें ई नेगेटिव आने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, एक रेशियो है रिलेटिव वेलोसिटीज का। ठीक, तो मतलब ये हमारे पूरे परसेप्शन पे डिपेंड करेगा ना। सोचो हमने इस साइड को पॉजिटिव बोला है और इस साइड को नेगेटिव बोला है, ठीक है, तो ओवरऑल अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब वो इस तरफ है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या कि नेट जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है? सोचो अगर हम इस तरफ वाले को पॉजिटिव बोलते तो ये तो हमारा परसेप्शन है ना, जबकि ई सिर्फ किस चीज को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है कि किस टाइप का कोलिजन होने वाला है। तो इसलिए ई की नेगेटिव वैल्यू का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, दैट इज बिकॉज हमने डायरेक्शन ऐसी एज्यूम की है। समझ आया? अगर यस हम, सर। हाँ, अगर हम डायरेक्शन यस अपोजिट सर। इधर को नेगेटिव बोल दें और इधर को पॉजिटिव बोल दें तो ई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए नेगेटिव मत आंसर करेंगे, ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर की जाएगी। सो ई की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 13/18। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब किस टाइप का कोलिजन है, इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक। गुड,
चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड देयर speeds after collision if it was number 1 elastic collision and 2 if it is perfectly inelastic. ये कुछ सिचुएशन है। क्वेश्चन ये है कि 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इस तरफ आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। चले बताएं क्या सिचुएशन होगी अगर ये इलास्टिक कोलिजन करेंगे तब। E is equals to 1. हाँ, तो सॉल्व करेंगे इसे, फिर बताएं सॉल्व करके क्या आंसर आएगा V1 V2 का। V1 अपोजिट मतलब वैल्यूज हो जाएंगे। हाँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता है कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है बिकॉज देयर मासेस इज सेम, देयर मासेस आर सेम, तो इसका मतलब क्या करना है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर कोलिजन क्या आएगा आंसर, आफ्टर कोलिजन आंसर आएगा कि ये 4 kg वाला इधर, लेट्स से ये A है और ये B है, तो ये A वाला इधर जाने लगेगा किससे, 2 से, और ये B वाला B ये इधर जाने लगेगा 6 से। समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये बहुत ही सिंपल सा था। No, मैंने sir. प्रीवियस केस बताया था कि अगर इन इलास्टिक है तो डायरेक्टली स्विच कर देना है आपको, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तब बताएं। इक्वल टू 0। E zero. इक्वल टू 0। हाँ, ई तो 0 होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, V1 equal to प्लस U1 U2 plus by 2। mean of two यस, velocities. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत And ही अच्छे। V2 also V1 क्या होगा, U1 प्लस U2 बाई 2। U2 upon 2. अच्छा, विद साइन रखना है या विदाउट साइन? with sign. विद With साइन पक्का? sign. सोच लो, विद साइन रखना है या विदाउट साइन? ठीक है, विद साइन रखना है, गलत नहीं करना, विद साइन रखना है। तो 6 पॉजिटिव का है और 2 नेगेटिव का है। सो कितना आंसर आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब आफ्टर कोलिजन ए और बी दोनों साथ में ही जा रहे होंगे किस स्पीड से, 2 2. मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? तो ये बेसिक सा ये समझ में आया, इलास्टिक इलास्टिक सबका। ओके, सो प्रैक्टिस शीट एकदम सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है और बहुत अच्छे से हो जाएगा आप लोग को प्रैक्टिस शीट। चले कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ऐसे छोड़ दिया और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है 2m मास का। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया सबको? ओके, सो इफ m kg hits 2m inelastically, E is equal to 1 by 2, then find speed of 2m and rebound height of m। क्वेश्चन समझ आया कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली?
कि ये बॉल हमने ड्रॉप की तो ये इसे जाके हिट करेगी, तो हिट करेगी तो कुछ कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में, लेट्स से ई की वैल्यू दी है 1/2, तो आपको बताना है कि इसे कितनी स्पीड मिलेगी और कुछ स्पीड इसे रिटर्न मिलेगी, तो रिटर्न मिलेगी तो ये वापस ऊपर जाएगा ना। तो क्वेश्चन है कि किस हाइट तक ऊपर जाएगा, जबकि लेट्स से इसकी लेंथ दी है एल, आपको बताना है कि रिबाउंड होके कितनी हाइट तक जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ आफ्टर द कोलिजन। सॉल्व एवरीवन। पहले आपको v1 v2 बताना है, सो लेट्स से आई एम कंसीडरिंग इट एज अ 1, दिस एज अ 2। अच्छा, तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए ना जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगा। एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बताओ। जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या रहने वाली है? 0। 0। अच्छा, सर कोलिजन के समय इसकी स्पीड 0 है। m का √2gl आएगा। हाँ, ये जो 2m वाला बॉक्स है ये तो रेस्ट पे है जस्ट बिफोर कोलिजन, लेकिन ये बॉल के पास स्पीड आएगी ना, ये ऊपर हाइट से नीचे आया है, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक में। तो समझ आया, इसका मतलब ये एम के जी वाले पे कुछ u1 स्पीड रहेगी बिफोर द कोलिजन, वेयर वेयर u1 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हाइट देखेंगे ना, तो ये हाइट कितनी है, एल ही रहेगी, थ्रेड के थ्रू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुई है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी, एच की जगह हाइट कितनी है, एल। रुके मार्क करके लिख देता हूँ, ऐसे इस तरीके से लिखते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, ये रहेगा एल। समझ आया सबको? तो ये हो गई एम जी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू यू वन का स्क्वायर। तो यू वन कितनी आ जाएगी, एम कैंसिल होगा, √2gl। सर्कुलर मोशन में सिखाया था ना ये आपको? सर हाँ वैसे ही किया। हाँ, तो वैसा ही कंसिडर कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्किल में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरता है तो यहाँ पहुंच के उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, √2g। √2gl। ठीक है, यहाँ तक पहुंच के उसे हम एनर्जी से ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, चले, तो ये था बिफोर द कोलिजन। u2 की वैल्यू कितनी है, 0। 0। क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट पे रखा है ना 2m वाला। चलो आफ्टर द कोलिजन सॉल्व करो और मुझे आंसर्स बताओ ये v1 v2 के। चले सब लोग सॉल्व करें जल्दी से। ओके, तो आप लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करना प्रेफर कर रहे हैं या फिर फॉर्मूले में रखेंगे, बताएं। फॉर्मूला। फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला। मुझे पता है सबके सबका यही हाल है कि जल्दी से आंसर आ जाए, फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व नहीं करना पड़े। इक्वेशन से कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ अच्छा सर। देखो, कोई मैटर नहीं करता, आप इक्वेशन से कर लो या फॉर्मूले से कर लो, मेन चीज़ है आपको सॉल्विंग आना है, बस फास्ट करना है, जल्दी सॉल्व करें सब।
ओके गुड हर्षदा, बाकी लोग भी यार सॉल्व करें जल्दी से। चले देख लेते हैं यार, देखें सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। हमें पता है V1 V2 हमें चाहिए, सो मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यार V1 V2। हमें पता है M1 दैट इज M इंटू U1 की वैल्यू अभी लेट से अभी के लिए ये √2GL हम U1 जैसे ही लिख देते हैं, ठीक। सो इट इज U1। उसके बाद 2M इंटू U2 तो ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है E, क्लियर, E इंटू M2, तो E है हमारा 1/2, M2 कितना है 2M, ठीक, क्लियर। ओके आदित्य, नॉट ओके, हाँ आदित्य करेक्ट है, ठीक है नो प्रॉब्लम। हाँ देखिए, तो फिर U1 माइनस U2 मतलब U2 ही लिख देते हैं यहाँ पर अपॉन M1 प्लस M2, तो ये कितना हो जाएगा 3M। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा था कि हमें पता है कि कॉमन लेने के बाद क्या होगी, सिचुएशन कैंसिल आउट हो जाएगी। डन, ओके। P2 फाइंड करें। अभी तक सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया हुआ है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार। सर हाँ वो V1 में U2 माइनस U1 आएगा ना? हाँ, सॉरी U2 तो ज़ीरो है, U2 माइनस U1, हाँ मतलब माइनस का U1 वैल्यू आएगी। U2 सॉल्व कर लेते हैं, V2 इस पे भी वही रहेगा, M इंटू U1, U2 वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, प्लस E हमारा 1/2 गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंटू M1, M1 की वैल्यू M रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा U1 माइनस U2, तो U1 ओवर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3M। सो बेसिकली अगर इसे मैं सॉल्व करूँ, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और U1 कैंसिल आउट हो गया, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। और V2 की वैल्यू सॉल्व कर ले, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M इंटू U1 है, सो ये 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 आएगा, और नीचे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये आएगा 1/2, M कैंसिल आउट हो जाएगा U1, बेसिकली U1/2 आएगा ये। डन, और U1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है √2GL डिवाइड बाई 2, बाकी हम रूट सॉल्विंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि V1 की वैल्यू क्या आ गई है 0, तो क्या V1 किसी हाइट तक जाएगा क्या, नो नो सर। सर। नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा वैल्यूज मैंने ऐसी दे दी E की वैल्यू, जिससे वो गड़बड़ हो गया, वो किसी हाइट तक नहीं गया। तो अब हम क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ बिकॉज V1 is 0, so M will come at rest. ओके, आफ्टर द कोलिजन इट विल स्टॉप। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जिसमें लिख रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन find height of rebound when the collision is elastic। क्लियर, चलो सॉल्व करें जल्दी से। अगर इलास्टिक होगा तो कितना रिबाउंड होगा, बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड कि V1 V2 की वैल्यूज क्या आएंगी अगर इलास्टिक होगा तो V1 V2 जल्दी से सॉल्व करें, इलास्टिक है तो। बिफोर कोलिजन M वाले के पास स्पीड है U1 इज इक्वल टू √2GL, और 2M वाला क्या है U2 है 0, ठीक है।
आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है वो हमें बताना है। m और 2m की स्पीड क्या क्या रहेंगी। तो चले सॉल्व करें यार। v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू जल्दी से सॉल्व कर ले। चले तो मैं कर लेता हूँ यार, आप लोगों ने सबने कर दिया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहा हूँ। m इंटू u1, u2 0 है तो u2 का टर्म हट गया, प्लस m2 इंटू ई, सो ई की वैल्यू इस बार 1 है और m2 कितना है 2m, ब्रैकेट में u2 माइनस u1, u2 0 है, माइनस u1 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस u1 दिखेगी, ठीक है, अपॉन m प्लस 2m मतलब कितना 3m। सो u1 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ गई, वैल्यू देके, सो 2m माइनस m चला गया, मतलब कितना आ गई माइनस u1 बाई 3। क्लियर। v2 की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। v2 की वैल्यू भी m इंटू u1 प्लस e की वैल्यू 1 है इंटू m1 आएगा यहाँ पर v2 के लिए, सो इट इज m, और यहाँ पर क्या होगा u1 माइनस u2। फॉर्मूला आपको पूरा अच्छे से करके रखना है, याद रखना है, अपॉन 3m। सो बेसिकली यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2u1 बाई 3। डन, यहाँ तक ओके। अच्छा, हमें चाहिए कि यार, हमें पता चला कि अब ये रिबाउंड होने वाला है, ये वापस किस स्पीड से जाएगा, u1 बाई 3, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ये किससे जा रहा है 2u1 बाई 3 से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन ये हुआ, इसका मतलब कि ये जो पार्ट था, ये जो स्फीयर था एम मास का, वो हैंग कर रहा था किससे, थ्रेड के थ्रू, और वो अब रिटर्न जाने वाला है किस स्पीड से, u1/3। हाँ। सो ये जो है ये जो इसकी स्पीड है v1, ये है u1 बाई 3, मतलब √2gl/3। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर स्पीड तो 1/3 है ना, तो वो सीधे कर देते हैं कि सर h/3 तक जाएगा। क्या ये l/3 होगी ये हाइट, h इज इक्वल टू l/3, क्या मैं ऐसे बोल नो सकता सर। हूँ क्या, नहीं। अगर मैं बोलता कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो गई है, तो फिर मैं बोल सकता था कि काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ हो गई है तो ऑफ कोर्स हाफ हाइट तक जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई है मतलब कि रिमेनिंग वाली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी। समझ आया। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग देखते हैं ना कि स्पीड के अकॉर्डिंग, तो एच कैसे फाइंड करेंगे, सबसे इजीएस्ट वे क्या है बताओ। L माइनस एल कॉस थीटा। अरे थीटा ही तो नहीं पता, हमें एच निकालना है, थीटा नहीं पता हमें, हमें ये हेल्प पता है, थीटा नहीं पता, हमें एनर्जी के अकॉर्डिंग लगाना होगा कि इस पॉइंट पर आकर वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा ना, मतलब पूरी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, पोटेंशियल। पोटेंशियल में। कितना सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी मस्ट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो एल और एल कॉस थीटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने पूछा है कि कितनी हाइट तक जाएगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस पे, पोटेंशियल पे। सॉल्व कर देते हैं, हाफ एम v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। यार समझ आया सबको, m तो कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये हाफ है, v1 का स्क्वायर कर देते, तो v1 कितना है, v1 है √2gl/3, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, सो स्क्वायर करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 2gl अपॉन, ये कितना आएगा 9। क्लियर, और ये 1/2 तो था ही, इंटू जी इंटू एच। तो देखे सॉल्व करें, 2 कट हो गया, जी कट हो गया, एच का फाइनल आंसर कितना आ गया, l/9। कितनी हाइट तक जाएगा, l/9। समझ आया सबको कि जब वो रिटर्न जाएगा तो कितनी ऊपर तक जाएगा, हम कैसे चेक करते हैं, हम सीधा चेक करते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। उतना ही हाइट तक जाएगा। तो मुझे लगता है यार अभी डाउट नहीं होना चाहिए, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को डाउट हो तो बता दो यार। कोलिजन यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके गुड। तो मतलब ठीक है, कोलिजन का आई गेस अभी हेड ऑन कोलिजन का सब लोग को ओके हो गया होगा। चले हम अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं, चैप्टर का भी लास्ट पार्ट, ऑब्लिक कोलिजन। अच्छा, ऑब्लिक कोलिजन की मैं खास बात बता दूं, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो इधर आपको फास्ट प्रैक्टिस करनी है, और या तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है अगर आपके पास टाइम रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स फास्ट प्रैक्टिस करनी है तो काम बन जाएगा ऑब्लिक कोलिजन, ठीक। अच्छा यार, ऑब्लिक कोलिजन पहले मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि यार बेसिक वे पे देखते हैं ऑब्लिक कोलिजन कैसे हो रहा है एग्जैक्टली। सपोज ऑब्लिक कोलिजन मतलब देखें किस टाइप में होने वाला है। सपोज ये एक स्फीयर है, ये आगे की तरफ जा रहा है, और ये एक और एक स्फीयर है, ये भी पैरेलली आगे की तरफ जा रहा है। ये है U1 और ये है U2, ये M1, ये M2। तो यार जब ये कोलाइड करेंगे तो देख लेते हैं कि जस्ट कोलिजन के पहले कैसे दिखेंगे ये दोनों। जस्ट कोलिजन कर रहे होंगे जब, तो ऐसा सिचुएशन मिलेगा आपको, ये ऐसा सिचुएशन मिलेगा। तो इसका मतलब हमें क्या बना लेनी है यहाँ पर, लाइन ऑफ कांटेक्ट, ठीक। लाइन ऑफ कांटेक्ट के बाद हमें क्या बना लेनी है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। हाँ, तो अभी सिचुएशन ये है कि कोलिजन जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ही लगते हैं, ठीक। तो पर्पस हमारा ये है कि ये जा रहा था रियल में इस तरफ, और ये जा रहा था इस तरफ। अब मैं बता रहा हूं कि जो फोर्सेस लगने हैं वो लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग ही लगने हैं, ठीक। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस को, कि ऑलवेज रिजॉल्व द वेलोसिटीज इन और अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, सॉरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वेलोसिटी चेंज होगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ही होगी। क्लियर? सो यहां पर मैं लिखूंगा कि द फोर्सेस ऑफ कोलिजन, the forces of collision acts along line of impact। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन अ ऑब्लिक कोलिजन इज नथिंग बट अ हेड ऑन कोलिजन, बट किस डायरेक्शन का, along the line of impact। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन आएगी वो ये लाइन आएगी, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन is solved as head-on collision, as head-on collision along line of impact। समझ आया सबको कि बेसिकली अगर आपको एक हेड ऑन ऑब्लिक कोलिजन दे दिया तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आपको किसके अलोंग सॉल्व करना है, सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने आपको ये चीज मैंने आपको दे दी कि ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो चले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है, ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अब देखो क्या हो रहा है, इसके अलोंग मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे सीधा करने का ट्राई कर रहा हूं। अगर मैं इसको सीधा कर लूंगा तो यू विल सी कि ये इधर जा रहा है थीटा एंगल पर और ये इधर आ रहा है। यही तो गिवन है ना क्वेश्चन में, ये U1 है और ये U2 है। तो हमें क्या करना है, हमें हेड ऑन कोलिजन सॉल्व करना है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, कंपोनेंट। कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा क्या, U1 cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा
u1 साइन थीटा। सेम चीज यहां पर होगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा u2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा u2 कॉस थीटा। ठीक। अच्छा, दूसरा काम क्या हुआ, एक तो हुआ हेड ऑन कोलिजन सॉल्व कर देंगे, दूसरा काम क्या हुआ, दूसरी बात देखें, देयर विल बी नो चेंज इन velocities perpendicular to line of impact। मतलब ये जो u साइन थीटा और u cos थीटा, मतलब ये u1 और u2 के जो साइन थीटा कंपोनेंट है उनको कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ कोलिजन किसमें सॉल्व करेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। समझ आया? तो इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि आफ्टर द कोलिजन अगर कुछ स्पीड मिलेगी तो उसका डायरेक्टली हम रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना है, सॉल्व वर्टिकल हेड कंपोनेंट। ऑन, हेड ऑन बस सॉल्व करना है, सॉल्व हेड ऑन। मतलब हमें ये बोलना है कि यार ये m1 मास का है और ये किस स्पीड से जा रहा है, u1 cos थीटा से। ठीक है, और ये m2 मास का है, ये इसको अप्रोच कर रहा है किस स्पीड से, u2 cos थीटा से। क्लियर? देन फाइंड, ये सॉल्व करके हम क्या फाइंड करते हैं, v1 एंड v2। क्लियर है? ये समझ में आया सबको? हेड ऑन कोलिजन सॉल्व करके v1 v2 सॉल्व कर लेते हैं ना हम। यार बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हमें क्या करना है, हमें ये स्पीड दी थी, हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना ली। अब हमने कहा कि रियल में जब ऑब्लिक कोलिजन होता है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ही कोलिजन होता है, उसके परपेंडिकुलर वाले को कोई डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसका मतलब हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग का हेड ऑन सॉल्व कर सकते हैं ना, v1 v2 आ जाएगा। और इसका मतलब देन दियर फाइनल वेलोसिटीज वो क्या हो जाएंगी, वो कुछ ऐसी हो जाएंगी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट में हमने नई v1 v2 निकाल लिए। ठीक है, सपोज दिस इज अवर v1 एंड दिस इज अवर v2। बट एक चीज हम भूल गए, क्या, ये वाली तो डिस्टर्ब नहीं हुई ना, मतलब ये u1 साइन थीटा ही रहेगी और ये u2 साइन थीटा ही रहेगी। तो फाइनल रिजल्टेंट कितना दिखेगा, फाइनल रिजल्टेंट आपको ऐसा दिखेगा दैट दे विल मूव समवेयर हेयर, इनका डायरेक्शन ये हुआ v1 डैश, लेट्स से ये फाइनल है, और ये हो गया v2 डैश। समझ आया? वो आ रहे थे इस तरीके से सीधे, और आफ्टर कोलिजन हमने डिसाइड किया कि दे विल बी मूविंग लाइक समहाउ दिस। तो थोड़ा सा पॉइंट समझ आया कि आपको? अभी एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये सिचुएशन तो ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, कोलिजन विद ग्राउंड, कोलिजन विद ग्राउंड। देखो, ग्राउंड मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ग्राउंड में टेंशन नहीं है, ऑलरेडी लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनी हुई है। देखें, सपोज यहां पर एक मास आया हुआ है, m मास का ऑब्जेक्ट किस तरफ आ रहा है, यहां से थीटा एंगल पर आ रहा है, किस स्पीड से, u से। तो क्या होगा, क्या सिनेरियो बताया मैंने, सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, हमें क्या बना लेना है इसका, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो लाइन ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी, ये वाली। तो क्या समझाया मैंने कि कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है,
सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली ना, पॉइंट समझ आया सबको? कि जब ये बॉल हिट करेगा यहां पर, तो यहां पर जो वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी इस तरीके से थीटा एंगल पर है, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे ना हम। सपोज हॉरिजॉन्टल से थीटा गिवन है, तो इसका मतलब ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल से थीटा ले सकते हैं या फिर वर्टिकल से, कोई इश्यूज नहीं है, आपको क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहेगा। लेट्स से मैं हॉरिजॉन्टल से थीटा ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा होगा, दिस विल बी थीटा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, u cos थीटा, और ये हो जाएगा u sin थीटा। कौन सी स्पीड चेंज होगी, कौन सी नहीं होगी? यू cos थीटा नहीं चेंज यू होगा। cos थीटा नहीं चेंज होगी। u cos थीटा नो चेंज, एंड u sin थीटा में हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। कुछ याद है बड़े ऑब्जेक्ट के साथ हेड ऑन कोलिजन में क्या आंसर आता है, किस स्पीड से रिटर्न होगा? स्पीड से। हाँ, किससे, v, वो क्या होती है, v क्या हो जाएगी, v वो हो जाएगी e टाइम्स ऑफ u, याद है? यस सर। हाँ, रिटर्न रिटर्न होगी तो विद साइन भी लिख सकते हैं, आप ये समझ जाएंगे कि ये सिचुएशन होगी ई टाइम्स ऑफ यू से रिटर्न हो जाती है। तो अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं कि ग्राउंड के साथ कोलिजन कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये बॉल आ रहा है ग्राउंड की तरफ यू स्पीड से, तो किस स्पीड से ये रिबाउंड होगा, ये हमें चेक करना है। क्लियर? तो रिबाउंड किस स्पीड से होगा वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये लेट से किसी v स्पीड से रिबाउंड होगा, तो चेक करेंगे क्या होने वाला है। अच्छे से देखें, यहाँ पर वर्टिकल में कौन सी आएगी, u, सपोज ये sin थीटा। थीटा है, तो ये u sin थीटा आएगा, और ये कितना आएगा, u cos थीटा। तो अभी मैंने ये बताया कि जब ये रिबाउंड हो रहा होगा तो कौन सी चेंज नहीं होगी, u cos थीटा, यू cos थीटा। ये तो यही रहेगी, और कौन सी वाली बदल जाएगी, u sin थीटा बदल जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, e टाइम्स ऑफ e u टाइम्स ऑफ u sin थीटा। e टाइम्स ऑफ u sin थीटा। तो बेसिकली अगर u स्पीड से आया तो फाइनल स्पीड उसकी बदल गई ना। अच्छा, ये कंपोनेंट बताओ u sin थीटा से कम होगा या ज्यादा, कम होगा, कम होगा सर। कम होगा। इसका मतलब ये वेक्टर स्ट्रांग पड़ जाएगा ना, इसलिए देखो मैंने एंगल डिफरेंट बना दिया कि अगर वो थीटा पर इंसिडेंट हुआ है तो रिबाउंड किस पे होगा, लेट्स से अल्फा पे, तो देन रिबाउंड एंगल, रिबाउंड सर एंगल, वो कोलिजन पे डिपेंड करेगा ना कैसा हाँ है। कोलिजन के टाइप पे डिपेंड करेगा। तो रिबाउंड एंगल tan अल्फा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यार y कंपोनेंट, लेट से मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये v y कंपोनेंट है और ये v x कंपोनेंट है, ठीक है? तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वी वाई और वी एक्स पे। मतलब वी वाई कितना है, यू साइन थीटा, और ये कितना है, यू कॉस थीटा। सो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये है दैट tan अल्फा विल बी ई टाइम्स ऑफ tan थीटा। ये समझाना चाह रहा था कि जिस टाइप का कोलिजन होगा उस टाइप का एंगल वहां पर आएगा। समझ आया सबको? यार ये क्लियर है सबको? अगर इलास्टिक है तो थीटा पर ही आएगा और थीटा पर ही जाएगा, और अगर इनइलास्टिक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर इलास्टिक, इलास्टिक अगर होगा तो क्या सिचुएशन होगी, E इज इक्वल टू 1। मतलब क्या दिखेगा इलास्टिक के लिए, ये रोड मतलब ग्राउंड है, यहाँ पे आ रहा है बॉल, अगर ये थीटा एंगल पर आया है, सेम एंगल से रिबाउंड होगा। सेम एंगल पे रिबाउंड सिमेट्री हो जाएगा, जैसा दिखेगा। थीटा पर ही रिबाउंड हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से आगे जाएगा वो। अच्छा, अगर परफेक्टली इनलास्टिक है, अगर परफेक्टली इनलास्टिक है तो ई की वैल्यू क्या रख देंगे, 0, तो अल्फा क्या आ जाएगा, ई की जीरो। वैल्यू अगर 0 0 रख, डिग्री। 0 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि बॉल आया तो ऐसे, लेकिन बाद में क्या होगा, वहां पर ही रुकेगा। रुकेगा नहीं, यू कॉस थीटा रहेगा ना। समझ आया कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल मूव करो। हॉरिजॉन्टली चिपक के। हॉरिजॉन्टल स्किड कर जाएगा यू कॉस थीटा से, सिर्फ यू साइन थीटा वाला पार्ट डिसअपीयर हो जाएगा। समझ आया सबको, यस सर। क्लियर, ये पूरा समझ आया ना, रुकेगा नहीं, यू कॉस थीटा से आगे चला जाएगा क्योंकि सिर्फ यू साइन थीटा वाला डिसअपीयर होगा। अगर मैं फाइनल स्पीड की बात करूं, फाइनल वेलोसिटी, so final velocity v will be resultant of vx and vy ना, क्लियर सबको। सो इसका मतलब रिबाउंड स्पीड अगर मैं देखूं तो vy बदल गया ना, vx तो u cos थीटा ही है, सिर्फ ये बदल गया, ये क्या हो गया, e टाइम्स u sin थीटा। क्लियर, और इसका क्या करना है अभी हमें, स्क्वायर्स। ओके, ये समझ आया सबको। यस सर। u कॉमन आ जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस सॉल्विंग है, प्रॉपर देख लेंगे वो। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ई 1 स्क्वायर plus c। साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये सॉल्व कर लेंगे। मेन मेन चीज है कंपोनेंट सॉल्व करना। सपोज ये कंपोनेंट 6 है और ये 8, समझ गए v की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो बस ये है, मैं समझा रहा हूँ कि कंपोनेंट अपन निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ यार, समझ आया कि नहीं, ऑब्लिक यस सर। समझ आया। क्या करना है आपको, लाइन ऑफ कांटेक्ट के लॉन्ग वेक्टर्स कर लेने हैं, हेड ऑन कोलिजन लगा देना है और बाकी सॉल्व कर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया करता है इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड, इम्पल्स imparted by the ground। तो बेटा इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताएं, फोर्स इनटू टाइम फोर्स इनटू टाइम। और चेंज इन चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। मोमेंट। तो ग्राउंड बेटा किस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज कर रहा है, एक्स का हो रहा है क्या चेंज, नो नहीं। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर ऐसे स्लाइड होके कोई थीटा एंगल पर आ रहा है, थीटा एंगल पर u आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार u cos थीटा को कुछ नहीं होगा, मोमेंटम कहाँ का चेंज हो रहा है, u sin थीटा का चेंज हो रहा है। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, पहले u sin थीटा था और बाद में eu sin थीटा हो गया। ये समझ में आया सबको, रिबाउंड स्पीड पहले u sin थीटा पर आया और रिबाउंड किस पे होगा, eu यू sin। सर। तो यू ये साइन गलती रखना, कुछ लोग क्या करते हैं तुरंत u sin थीटा माइनस eu sin थीटा कर देते हैं। यार मोमेंटम में देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों मिला के चेंज होगा ना। सपोज नीचे था मोमेंटम 100, ऊपर मिला आपको 30, तो क्या चेंज इन मोमेंटम 70 है, नहीं। 130। सर पहले ये 100 हुआ, वो 0 तक पहुंचा और फिर 30 एक्स्ट्रा मिला, या मैं 130। रियल वर्ड्स में बोलूं, ये माइनस का 100 है और ये प्लस का 30 है। सो आई मस्ट से ये चेंज इन मोमेंटम। समझ आया, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम में गलती नहीं करना है, रिबाउंड के केस में इम्पल्स हो जाएगा कितना, चेंज इन मोमेंटम, तो एक्स का तो चेंज नहीं हुआ, वाई डायरेक्शन का ही चेंज हुआ है, तो ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी। क्लियर, इम्पल्स इम्पार्टेड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, मास इंटू, अब ये जो वेलोसिटी है मैं लिख देता हूँ, ई यू साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस यू साइन थीटा। सो इम्पल्स इम्पार्टेड आ जाता है हमारा एम यू साइन थीटा 1 प्लस ई। ओके सबको,
अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि फोर्स कितना लगा, फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड। पता है फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? तो इम्पल्स से निकाल सकते हैं ना। फोर्स विल बी व्हाट, इम्पल्स अपॉन टाइम। टाइम। कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में रहा, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने मिली सेकेंड्स के लिए कांटेक्ट में रहा वो। समझ आया? इस तरीके से ये ग्राउंड वाला जो है हम सॉल्विंग कर सकते हैं सारे टाइप के इलास्टिक इन इलास्टिक के लिए। डन। ओके चले, तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं पहले, इसी सिनेरियो पे थोड़ा सा कर लेते हैं। Okay, so a ball is coming at an angle 20 meter per second, but angle is given from this direction 37 degree. Okay, so find the impulse imparted by wall on the ball. Clear? चले सॉल्व करें। While collision is inelastic, चले सॉल्व करें जल्दी से। And also find angle of rebound from wall। ठीक है, चलो सॉल्व करें जल्दी, फिर डिस्कस करते हैं इसे। चले, मुझे लगता है यार सब लोग को समझ में आ गया एग्जैक्टली। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, काफी सारे लोगों ने आंसर्स कर दिया। यार क्या करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से एक डॉट के थ्रू बना रहा हूँ कि ये है कि किस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। अब मैंने क्या बताया कि चले देखें यार, सब लोग देख ले पहले। सिचुएशन क्या है कि एक वेलोसिटी है जो कि परपेंडिकुलर होगी और एक वेलोसिटी होगी जो इस तरफ से होगी। तो हमने क्या बताया कि ड्यूरिंग द रिबाउंड सिचुएशन क्या होगी, ड्यूरिंग द रिबाउंड कि वेलोसिटी वेक्टर बदल जाने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा वेलोसिटी वेक्टर बदल जाता है, मुझे पता है कि जो ये वाला कंपोनेंट है वो बदल जाता है, वो रिबाउंड होने में, रिटर्न आने में बदल जाता है। तो चले डॉट बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये वाला ई टाइम्स हो जाएगा और इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सिनेरियो होता है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखें 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये एंगल 37 दिए है।
तो इसका मतलब ये थीटा होगा, अगर ये 37 डिग्री है तो ये थीटा है ना कितना 37 डिग्री। तो इसका मतलब इस बार मैंने चीजें बदल दी हैं कि आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5। 4/5। सो मतलब ये आ गया 16। क्लियर सबको? ओके फिर अगर ये 16 आ गया इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u साइन थीटा, ये कितना आ गया 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड है अगर u cos थीटा से आया हुआ है तो मैं इसे हाईलाइट करता हूं, ये अगर आने वाली स्पीड है तो ये रिबाउंड वाली स्पीड है। समझ आया सबको? इसलिए ये मैंने बड़े एरोस बना के आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि ये वैल्यू हो जाएगी e टाइम्स ऑफ, अगर u cos थीटा से आ रहा है तो u cos थीटा का e टाइम्स होगा। e कितना है 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 16 की वैल्यू ये बचेगी 8, ये नहीं बदलेगा। तो ये अभी क्या था 12 था तो ये 12 ही रहेगा। समझ आ गया? अच्छा आपको एंगल कहाँ से पूछा है, मिरर से मतलब सॉरी वॉल से पूछा हुआ है या कहाँ से पूछा हुआ है? वॉल्स। वॉल से पूछा हुआ है। तो इसका मतलब हमें कौन सा वाला एंगल चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल मतलब ये वाला एंगल चाहिए ना। तो इस बार परपेंडिकुलर में कौन है 8. 8 है 8। ना, और बेस में है ये। तो इसका मतलब हमें चाहिए क्या tan अल्फा, tan अल्फा। तो tan अल्फा विल बी वी वाई ओवर वी एक्स, और इस बार अगर वी वाई में देखें तो 8 है और वी एक्स में क्या है 12। क्लियर? 2/3. सो ये कितना हो गया 2/3। सो एंगल ऑफ रिबाउंड हमारा क्लियर है, अल्फा विल बी tan इनवर्स 2/3। और ये कहाँ है फ्रॉम द वॉल। आपसे अगर वर्टिकल से पूछता, वर्टिकल से तो मतलब ये वाला एंगल पूछता वर्टिकल से, मतलब समझ आया, तब परपेंडिकुलर ये होता और बेस ये होता। समझ आया? सो गलती नहीं कर देना है। यहां तक ओके है? किसी को कोई डाउट क्या इसमें? एंगल ऑफ No, sir. रिबाउंड। अच्छा इम्पल्स अब चाहिए हमें। इम्पल्स क्या होगा इम्पल्स Change in momentum. मोमेंटम, और कौन सा मोमेंटम हमें देखना है ये वाला। ठीक है, तो 16 से आ रहा था और रिटर्न हुआ 8 से। मैंने फिर से बताया कि हमें दोनों का साइन ऐड करना पड़ेगा, तो 16 ऑफ -8 होता है, ऐड हो जाएगा। डन? अच्छा m कितना है 100 ग्राम है, मतलब 0.1 लेंगे हम यहाँ पर, और ये कितना है 24, तो इम्पल्स कितना आ गया 2.4। 2.4. अच्छा अब यार यहाँ पर एक दिक्कत है क्या, कि कई बार ऑप्शन में आपको प्लस और माइनस भी देखने को मिलता है। तो प्लस और माइनस का आंसर कैसे निकालेंगे? तो देखें वॉल किस तरफ लगा रही होगी फोर्स, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, बाहर की ये तरफ. वाली डायरेक्शन में वॉल, और बॉल किस तरफ लगा रहा होगा इस तरफ। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये जो आय है ये पॉजिटिव है, ये कौन सा आय है इम्पल्स बाय बॉल, इम्पल्स बाय बॉल ऑन द वॉल। ये समझ आया या नहीं, किसी को कोई Yes, डाउट? sir. हाँ, और ये वाला क्या है इम्पल्स, ये आई होगा, ये क्या है इम्पल्स बाय वॉल ऑन द बॉल। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आंसर तो आपने 2.4 निकाल लिया, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। समझ आया? तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आई बाय वॉल पूछा है, तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा -2.4। इन केस अगर ऑप्शंस में माइनस है, अगर सारे ऑप्शंस प्लस दिए हैं तो बिना सोचे मार्क कर दो। समझ आया? सोचो सारे ऑप्शंस प्लस दिए हैं तो टेंशन ही नहीं, सोचना ही नहीं कुछ। लेकिन अगर प्लस और माइनस दिए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या पूछा है उसने। यार इसमें किसी को डाउट है क्या तो बताओ। No, sir.
ओके गुड, चलो ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऑब्लिक कोलिजन के कुछ और क्वेश्चंस देखें। मुझे लगता है इम्पल्स वाले में तो टेंशन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, सो लेट्स से ये 2m मास है और ये रेस्ट पे रखा है और एक बॉल इसके तरफ आ रहा है। such that it will hit like this। समझ आया? ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्लियर? सो आपको बताना है, मान लेते हैं ये एंगल गिवन है, जब ये हिट करेगा तो कोलाइड करने के बाद क्या सिचुएशन होगी ये आपको बताना है। अभी ये एंगल लेट्स से 37 डिग्री है एंड सपोज इट इज कमिंग विद द स्पीड v नॉट, तो v नॉट के टर्म्स में सॉल्व कर देंगे तो बेटर रहेगा। चले सॉल्व करें सब लोग। फाइंड, इसका मास मान लेते हैं ये 2m है तो ये m है, तो लेट्स से इसे मैंने बोला हुआ है 1 और इसे बोला हुआ है 2। सो फाइंड देयर स्पीड्स एंड डायरेक्शन after an inelastic collision let's say E is equal to given है 1/2। क्वेश्चन समझ आया सबको? ये कैसा क्वेश्चन है? इनइलास्टिक का कोलिजन का क्वेश्चन है। अब आपको सॉल्व करना है। तो क्या बताया हमने कि इनइलास्टिक कोलिजन है, अगर ये ऑब्लिक कोलिजन है तो हमें क्या करना चाहिए? जस्ट बिफोर कोलिजन सॉल्व करना चाहिए पहले। ओके, तो क्या करना है हमें? जस्ट बिफोर कोलिजन हमें पता है ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। जस्ट बिफोर कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है? ये। अच्छा, जस्ट बिफोर कोलिजन बताओ U2 कुछ है क्या हमारे पास? 0। 0। सो U2 तो हमारे पास है 0, ठीक। अच्छा, M वाले के पास स्पीड किस तरफ है? इस तरफ है ना, और ये थीटा होगा, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? कंपोनेंट। कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या मान लेते हैं ये स्पीड है v नॉट, क्या v नॉट साइन थीटा को कुछ होगा क्या? नो सर। नो नहीं, सर। सिर्फ कोलिजन किस पे होगा? v नॉट कॉस थीटा। cos थीटा। cos थीटा। तो मतलब अगर हमें कोलिजन के टाइम चाहिए तो हम सिर्फ ये सॉल्व कर सकते हैं, क्या कि ये रखा हुआ है, इसके पास स्पीड कितनी है? इसके पास है v नॉट cos थीटा और इसका मास क्या है? m। इसका मास क्या है? 2m और इसका स्पीड क्या है? ये है u1 और u2 है 0। 0। E इज इक्वल टू कितना है? 1/2। तो वी कैन सॉल्व ना v1 एंड v2। चले सॉल्व करें v1 v2 फिर। v1 शुरू करें, सब लोग ट्राई कर ले पहले। सबको फॉर्मूला याद है? डायरेक्ट ट्राई कर ले हम लोग। चले तो मैं करता हूँ, m1 का मास m1 है, स्पीड कुछ है u1, ठीक। m2 u2 तो हो गया 0 प्लस E कितना है? 1/2। डन। अच्छा, मास कितना है? 2m। ओके, मास हो गया उसका 2m। इसके बाद क्या है? यहाँ पर वैल्यू u2 माइनस u1, u2 क्या है? 0 माइनस u1 अपॉन m प्लस 2m 3m। अगर मैं इसे सॉल्व करूं क्या आंसर आता है? 0। 0। तो इसलिए आपको E इस तरीके से दे दिया है कि मतलब सॉल्विंग में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी,
जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या है, काफी सिंपल आने वाले हैं। अच्छा, V2 को सॉल्व कर लेते हैं। सो अपन कर चुके हैं mu1, ये तो 0 है, प्लस हाफ इंटू m1 यूज करेंगे, दैट इज m, क्लियर, और u1 माइनस u2 मतलब u1 ओवर 3m। तो आंसर कितना आ जाता है, सॉल्व करेंगे U1 by टू, यस u1 बाई 2 U1 by आ जाता है। तो यहां तक हमने देखो यार सॉल्व कर दिया कि ये पूरा हमारा सॉल्विंग हो गया। तो अब फाइनल फिगर क्या होगा ये हमें मिस नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट में क्या देखने को मिल रहा है, मैं फिर से बनाता हूं कि मैं इसे हेड ऑन कोलिजन जैसा समझ रहा हूं। तो मैंने ऐसे किया हुआ है कि ये m वाला मास वाला u1 से आया, ठीक, ये 2m मास वाला रेस्ट पे था, और फाइनली सॉल्व होके कैसा दिखने वाला है, क्या दिखने वाला है, m वाला कहे पे आ गया है, रेस्ट पे आ गया, rest और 2m वाला कैसे जा रहा है, U1 by 2. पॉजिटिव में जा रहा है, तो u1 बाई 2, ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ हमने एक पार्ट सॉल्व किया है, अभी हमने ये नहीं बनाया ना कि इनिशियल्स क्या थे। तो अब यहाँ पर आएगा क्या, फाइनल रिजल्ट्स। तो फाइनल रिजल्ट्स क्या है कि जब हम कोलिजन सॉल्व कर रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि हमने क्या सॉल्व किया, ये 2m रखा है, ये m रखा है, m वाले के पास यहाँ पर क्या है, स्पीड थी v0 cos थीटा, और यहाँ पे थी v0 sin थीटा, और ये रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, आफ्टर कोलिजन हुआ है कि ये जो लाइन थी इस पे m वाले को इस डायरेक्शन पे 0 मिला है, जबकि 2m वाले को इस डायरेक्शन पे कितना मिल गया है, u1 by 2। हाँ u1 बाई 2 मतलब u cos थीटा बाई 2। बट इसके पास एक स्पीड बची थी ना, v0 Sin theta. इसका मतलब अगर हम देखेंगे सो दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट कि m वाला जा रहा होगा एग्जैक्ट वर्टिकल और 2m वाला जा रहा होगा इधर। समझ आया, दियर डायरेक्शंस आफ्टर द कोलिजन क्या दिखने वाला है, क्लियर सबको। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा मैंने कितना दिया था, या फिर रहने दें आप कर लेंगे, आप समझ गए वैल्यूज हमारी। ये होगा v0 साइन थीटा और ये होगा v0 cos थीटा बाई 2। किसी को कोई डाउट ये फाइनल समझने में। अच्छा, सोचो अगर v1 0 नहीं आता तो पता है फाइनल कैसा दिखता, फाइनल इस तरीके का दिखता है कि v1 0 नहीं है, मतलब लेट्स से ये 5 है और ये वैल्यू कितनी है 10 है, और ये वैल्यू आई है कुछ 7, तो इनका रिजल्ट ऐसा एंगल पे आता ना, तो दिस विल बी द फाइनल डायरेक्शन कि ये किसी अल्फा एंगल पर जा रहा होगा और ये स्ट्रेट जा रहा है। समझ आया, यस सर। हाँ। तो ये एग्जैक्ट कैरम बोर्ड में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे ये सारे सिनेरियो, आप देख रहे हो। इट इज लाइक कि एक स्ट्राइकर को आप बहुत अच्छे से परफेक्टली हिट कर रहे हो कि ये टच एकदम हॉरिजॉन्टल करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल करेगा तो ये एकदम सीधा निकल जाएगा। कैरम बोर्ड खेला है ना, ऐसे करते हैं ना कि ये मुझे इसे स्ट्राइक करना है, यहाँ से स्ट्राइक करना है, तो इस तरीके से स्ट्राइक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल मूव हो, वो आपको सिचुएशन वैसी बनानी पड़ेगी। क्लियर है, Yes, sir. ओके गुड। तो यहाँ तक हमारी ये क्लियर था, हमने ऑब्लिक कोलिजन वाला भी एग्जांपल एक देख लिया, ठीक है। चले, तो ये चैप्टर जो हमारा वर्क पावर एनर्जी है यहाँ से कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, अभी नहीं कंप्लीट करते हैं, एक और एग्जांपल चले देख लेते हैं, टाइम है हमारे पास, और अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, आपको याद है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऐसे वाले क्वेश्चन करते थे,
Yes, sir. याद Yes. है, फोर्स लगाते थे और क्या निकालते थे, एक्सेलरेशन। Acceleration. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे इम्पल्स भी तो लगा सकते हैं, ऐसे हिट कर सकते हैं। तो अगर इम्पल्स लगाएगा तो आपसे क्या पूछेगा, Velocity. वेलोसिटीज, कि अगर हमने कुछ इम्पल्स लगाया है तो उसको कितनी वेलोसिटीज मिलने वाली है। तो इनडायरेक्टली वो काम फोर्स जैसा ही है, बस सॉल्विंग का एक पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सो लेट्स से सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ये एक सिस्टम है हमारे पास, इसका मास ले लेते हैं लेट्स से 3m और लेट्स से 2m, ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हुआ है यहाँ पर कुछ v0 स्पीड से, और इसका मास है लेट्स से m। डन। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। सिचुएशन ये, फाइंड द स्पीड ऑफ सिस्टम when small m collides with 2m perfectly inelastically. Okay. देखें तो काफी अच्छा सिनेरियो हो गया, समझ में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सिस्टम को हमने क्या दिया, एक इम्पल्स दिया होगा। इस इम्पल्स ने क्या किया होगा, 2m को हिट किया होगा। अब 2m आगे जाना चाहता है तो ये रोप को आगे पुल करेगा और रोप 3m को भी पुल करेगी। समझ आया सेटअप। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे फोर्स का, कि ये एक फोर्स लगाएगा फिर ये एक फोर्स लगाएगा। अभी हम फोर्स की जगह पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन या इंपल्स के बारे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से। कैसे, ये 3m है, ये 2m है। पहले था सिस्टम इतना और ये m वाला पार्टिकल इधर आ रहा है v0 से। आफ्टर कोलिजन बताओ क्या होगा। क्या एक चीज समझ में आ रही है परफेक्टली इनइलास्टिक कहने से, बताएं। साथ में उसका मास चलेंगे। 3m हो जाएगा। यस, परफेक्टली इनइलास्टिक कहने का मतलब ये है कि ये साथ में चलेगा, अब स्टिक कर जाएगा। तो बेसिकली m विल स्टिक, और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव हो रहा है किसी स्पीड से। तो लेट्स से ये पूरा सिस्टम एक कॉमन स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। डन। तो अभी मुझे लगता है एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं होगा। क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कोई डाउट किसी को। तो इनिशियल मोमेंटम किसके पास है, इसके पास है क्या, नहीं, सिर्फ किसके पास है, m वाले के पास। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी नॉट। फाइनल मोमेंटम कितना है, 3m प्लस m प्लस 2m। ये सब लोग मिला के किससे चलने वाले हैं, v V से। v स्पीड से। तो आ गया यार, मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है, आपको पता चल गया v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v0/6। ठीक। अब काम की बात है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द रोप और 2m, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये तो बेसिक था, अब मैं क्वेश्चंस ऐड करता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है इम्पल्स imparted by m on 2m। अच्छा, तो ये 2m वाले पे इम्पल्स किस तरफ लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पल्स कितना लगा होगा, इम्पल्स मतलब क्या,
चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। तो कितना इम्पल्स लगा होगा? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। फाइनल कितना मोमेंटम आ गया 2m वाले के पास? इतना आ गया यार? कोई दिक्कत किसी को इसमें? अरे भाई m इंटू वी, इतनी स्पीड आ गई ना उसमें यार, यस सर। बताइए। हाँ, और इनिशियल कितना था 2m में? 0। 0। तो इसका मतलब कितना आ गया इम्पल्स इम्पार्टेड? 2 कोई डाउट? अच्छा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है क्योंकि पूछा है m on 2m पूछा है। ठीक, चलो इसका उल्टा भी सॉल्व कर लेते हैं। इम्पल्स imparted impulse imparted on m from 2m। तो अब किसका मोमेंटम चेंज देखेंगे? m। M तो ये मोमेंटम चेंज हुआ ऑफ 2m। अब यहां पर I इज इक्वल टू होगा मोमेंटम चेंज ऑफ m। m का कितना मोमेंटम चेंज हुआ उतना ही इम्पल्स आया होगा। तो क्या सिचुएशन हो गई यहाँ पर? इम्पल्स पहले इसका बाद में मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू वी नॉट बाई 6। बट पहले कितना था? mv0। एम वी नॉट। तो इसका कितना आ गया मोमेंटम? -5 mv0/6। -5 एम वी नॉट बाई 6। समझ आया? यस सर। ओके, तो ये सिचुएशन ये हुई कि किस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई। क्या? कि हमें पता है अगर इस वाले स्फीयर पे, मतलब ये बॉल पे, इस बॉल पे, अगर इस वाले बॉल पे I1 इम्पल्स लगा है तो इसका मतलब ये कितना इम्पल्स लगाएगा? I1 ही तो लगाएगा ना, म्यूचुअल। तो इसका मतलब अगर इसका इम्पल्स इतना आया है तो ये भी तो इतना आना चाहिए था ना। इसका मतलब ये हमारा आंसर कैसा है? गलत है। तो अब कोई बताएगा कि क्या गलत हुआ यहां पर एग्जैक्टली? कोई बताएगा यहां पर क्या गलती हुई हमसे? देखें फिगर देखें, क्या सिर्फ यहाँ पे यही इम्पल्स लगा रहा होगा क्या? एक और इम्पल्स लग रहा होगा ना। रोप इसे पुल कर रही है तो रोप इस पे कुछ I2 इम्पल्स लगा रही होगी, तो ये भी तो इस पे भी तो I2 लगा रही होगी ना रोप। तो इसका मतलब 2 वाले पे नेट इम्पल्स क्या होगा? I1 माइनस I2। I1 माइनस I2। तो हमने जो निकाल दिया है इम्पल्स ऑन 2, हमने ये निकाला है क्या कि m कितना लगा रहा है? नहीं, हमने सीधे क्या निकाल दिया है? नेट। समझ आया? तो हमसे गलती क्या हुई है ये सबको समझ आ गया कि क्या सिचुएशन है। हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये केयरफुल रहना है कि इम्पल्स इम्पार्टेड बाई m ऑन 2m जब भी कभी पूछे तो हमें पता है कि 2m पे 2 इम्पल्स लग रहे हैं, तो हमें 2m नहीं सॉल्व करना चाहिए, हमें क्या सॉल्व करना चाहिए? ये वाला। ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा देन ये एग्जैक्टली है I1, देन इम्पल्स imparted on 2m by m is I1, और वो कितना होगा? +5 mv0 लिखना है, mv0/6। समझ आया हमारे उसका आंसर कितना है?
5 mv0/6। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया है? इम्पल्स इम्पार्टेड बाई m ऑन टू m नहीं है, ये हमने नेट इम्पल्स निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है? नेट इम्पल्स। नेट इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन टू m। समझ आया? तो बेसिकली ये क्या है एग्जैक्टली? ये जो आई नेट है और इस पे कितने लग रहे हैं? I2 माइनस I1। समझ आया? तो ये बेसिकली क्या है एग्जैक्टली? ये है I2 माइनस I1। I1 माइनस I2 ना सर? एक सेकेंड देखें, I1 आगे की तरफ है, पॉजिटिव है, और I2 नेगेटिव पीछे की तरफ है। हाँ, I1 माइनस I2 करेंगे। I1 माइनस I2, I1 आगे की तरफ पॉजिटिव है, I2 कम है, इसलिए I नेट हमारा यहाँ पर है। समझ आया? तो I नेट आ गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? I2 भी निकाल सकते हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। थॉट समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चंस करना है हमें? यस सर। इम्पल्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन किस पे कितना इम्पल्स लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसे कर देता ये इलास्टिक कोलिजन है, तब क्या होता? अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तब क्या प्रॉब्लम आएगी? इसका मतलब होगा तब सॉल्विंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक है तो मतलब इसके पास एक अलग स्पीड आ जाएगी ना। समझ आया? मतलब इसके पास कुछ V1 आ जाएगा और इस पूरे सिस्टम के पास कुछ V2 आ जाएगा। क्लियर है? तो E से हम इस V1 और V2 को निकालेंगे। तो इलास्टिक वाला थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, उसमें फिर हमें प्रॉपरली सॉल्व करके करना रहेगा। क्लियर है यार? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके गुड, ओके गुड। चलो, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने वो कर लिया। हमारा वर्क पावर एनर्जी यहाँ से कंप्लीट होता है। वर्क एनर्जी पावर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस शीट सॉल्विंग कर दें। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर 133 से नियरली 180 तक आप लोग सॉल्व कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को हम डिस्कस करेंगे ये सब। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन। सर